नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। रविवार को होने वाली नीट पीजी परीक्षा भी टली, एनटीए के डीजी को हटाया। केंद्र सरकार ने शनिवार रात को नीट पीजी परीक्षा स्थगित करते हुए कहा कि उसने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी की प्रक्रिया का मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसलिए रविवार 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित की जा रही है। सरकार ने नीट परीक्षा संचालन में हुई गड़बड़ी की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। सरकार ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। परीक्षा स्थगित करने की घोषणा से 1 घंटे पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को बदल दिया है, जो एनईईटी यूजी और यूजीसी नेट आयोजित करती है। संसद का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। विपक्ष नीट और एनटीए से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार भी देश की प्रमुख परीक्षाओं से जुड़े विवादों पर सवालों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। 5 मई को देश भर में करीब 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा 2024 दी थी। इसके नतीजे 4 जून को जारी हुए थे। देश में उस समय आम चुनाव के नतीजे आ रहे थे। किसी ने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन से छात्रों ने गुस्सा जताना शुरू कर दिया। एनटीए ने पहले तो छात्रों के आरोपों को ही खारिज कर दिया। छात्रों ने पेपर लीक के आरोप को खुलकर लगाए और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। अदालत ने एनटीए को फटकार लगाई। सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक के खिलाफ नया केंद्रीय कानून लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच में इसकी सुनवाई होगी। ताजिकिस्तान में हिजाब ईदी पर बैन, कानून न मानने पर 5 लाख का जुर्माना। राष्ट्रपति बोले, यह असभ्यता का सबूत। देश में 96% आबादी मुस्लिम बहु देश ताजिकिस्तान ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा देश में ईद के त्यौहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया गया है। बिश्केक की न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया है। नए कानून का पालन न करने पर 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर 3 से 5 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। ताजिकिस्तान की न्यूज एजेंसी एशिया प्लस के मुताबिक सरकार ने ये कदम देश के धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाए हैं। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले ताजिकिस्तान में 96% से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। देश की धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान दावलताबुद्दीन ने कहा कि फिजूल खर्च रोकने और बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने के लिए ईदी पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। ताजिकिस्तान सरकार के इस फैसले की पूरे देश में आलोचना हो रही है। मानवाधिकार संगठनों समेत मुस्लिम से जुड़े कई ग्रुप्स ने नए कानून का विरोध किया है। ताजिकिस्तान में हिजाब के खिलाफ कानून भले ही अब बनाया गया है, लेकिन देश में लंबे समय से इस पर अनधिकारिक बैन लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान की सरकार हमेशा से हिजाब का विरोध करती आई है। वह इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा और विदेशी प्रभाव मानती है। 2015 में राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने हिजाब के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि यह खराब शिक्षा और असभ्यता का सबूत है। हिजाब पर सख्ती 2007 में शुरू हुई थी, जब ताजिक शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी कपड़ों और पश्चिमी शैलों की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद सरकार ने ताजिकिस्तान के कपड़ों और परिधान को प्रमोट करना शुरू किया गया। इसके लिए फ़ोन कॉल के जरिए घर घर तक मैसेज पहुंचाया गया। ताजिकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो जैसे मुस्लिम बहुल देश भी स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हिजाब और बुर्का पहनने पर बैन लगा चुके हैं। धर्म को हथियार बनाया जा रहा, मंत्री ने कुरान की बेअदबी के आरोप में व्यक्ति की हत्या की निंदा की। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने स्वात शहर में कुरान की कथित बेअदबी के आरोप में भीड़ द्वारा व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि सड़क पर भीड़ के न्याय को सही ठहराने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता इकबाल ने नेशनल असेंबली के बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि भीड़ द्वारा न्याय की घटना का कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के स्वात शहर में कुरान की कथित बेअदबी के लिए गुस्साई भीड़ ने गुरुवार रात एक पर्यटक की मारकर हत्या की। उसके बाद उसे घसीटते हुए पूरे शहर में घुमाया गया। बाद में उसे सरेआम आग लगा दिया गया। पंजाब प्रांत के सियालकोट निवासी मोहम्मद इस्माइल स्वात शहर घूमने आया था। उस पर स्वात जिले के मतदान तहसील में कुरान के पन्ने जलाने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उप सभापति गुलाम मुस्तफ़ा शाह उन्हें रोकते रहे, लेकिन इकबाल ने कहा स्वात में एक और मॉब लिंचिंग हुई है और पाकिस्तान इसके लिए जांच के दायरे में है। पीएमएल ने इनके महासचिव इकबाल ने आगे कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इकबाल ने सियालकोट, जनावाला और सरगोधा की हुई घटनाओं का भी जिक्र किया, जहां बेअदबी के लिए आरोपियों को भीड़ ने मार डाला था। मंत्री ने 2018 की एक घटना को भी याद किया, जब कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी
तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के एक समर्थक ने उन्हें गोली मार दी थी। इकबाल ने कहा कि वह इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्हें नया जीवन मिला। उन्होंने कहा, हमें इस घटना पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा देश बर्बादी के कगार पर है। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम भीड़ की हिंसा और सड़क पर न्याय को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के संविधान और कानून खुलेआम का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार विधर्मियों के शवों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। इकबाल ने कहा, भीड़ न केवल लोगों को मार रही है बल्कि वे शवों को आग लगा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। यह शर्मनाक है। इकबाल ने यह भी मांग की कि भीड़ के हमलों की इन घटनाओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में विधर्मियों के शवों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। नए आपराधिक कानून कितना विरोध कर पाएगा विपक्ष और देश की जनता? कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से सहमति जताते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया है। नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि इस नए कानूनों को लेकर पूरे देश में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तमाम वकीलों को नए कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि इन्हें पढ़ने और समझने में समय लगेगा, लेकिन विपक्ष की विरोध की वजह कुछ और है। उनका कहना है कि नए कानून बेहद सख्त हैं। उनसे लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक खतरे में पड़ जाएगी। यह पिछले साल अगस्त की बात है जब विपक्ष के 100 से ज़्यादा सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया और सरकार ने 3 आपराधिक कानूनों को सदन में पारित करा लिया था। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा कि किसी भी दूरगामी कानूनी बदलाव के लिए पहले सावधानीपूर्वक जमीनी काम की आवश्यकता होती है। ऐसे होमवर्क को टाला नहीं जा सकता है। ममता इस मुहिम में अकेली नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में नए आपराधिक कानूनों पर केंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से सभी राज्यों के विचारों को ध्यान में रखने का आग्रह किया था। स्टालिन ने लिखा कि नए कानूनों को पर्याप्त विचार विमर्श और परामर्श के बिना आगे बढ़ाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों में शीर्ष पदों पर कार्यरत रहे 100 से अधिक रिटायर्ड नौकरशाहों ने केंद्र सरकार से नए कानून आपराधिक को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। पत्र में इन लोगों ने लिखा कि संविधान के बाद यही तीनों कानून देश के आम लोगों, खासकर गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद इन्हीं 3 कानूनों को नए रूप में जटिल तरीके से बिना विपक्ष के गंभीर सवालों का सामना किए पास कर दिया गया। इन कानूनों को बारे में कई वैध और महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में नजीब जंग, जूलियस रिबेरो, मैक्सवेल परेरा, अमिताभ पांडे, कवि अशोक वाजपेयी, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, सुशांत बलिगा समेत काफ़ी पूर्व IAS और पूर्व IPS हैं। जमुई की सोनल को CCTV के सामने ले गया कुंदन, फिर ताबड़तोड़ 13 बार चाकू मारा। जमुई की 19 साल की सोनल सिन्हा कोचिंग में 20 साल के कुंदन को दिल दे बैठी। घर से भागी और जाति की दीवार तोड़कर कुंदन से शादी कर ली। कुंदन और सोनल की कहानी 3 साल पहले 2021 में शुरू हुई। लव मैरिज, एक बच्चा और तलाक के केस के बीच सोनल के मर्डर के साथ इस लव स्टोरी का द एंड हो गया। सोनल अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल का बेटा मां को ढूंढ रहा है और कुंदन सलाखों के पीछे बैठा है। शनिवार को कुंदन अपने बेटे को लेने सोनल के पास गया था। उसने मना किया तो बीच सड़क पर 13 से ज़्यादा बार चाकू गोद कर हत्या कर दी। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन वो नहीं माना। पेट और कंधों से खून बहता रहा। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही, लेकिन वो नहीं माना। हत्या के पहले कुंदन ने कहा कि तुमको कैमरे के सामने मारेंगे। इसके बाद वो सोनल को कैमरे के सामने ही ले गया और ताबड़तोड़ चाकू से 13 से ज़्यादा वार किए। शनिवार सुबह सोनल बहन प्रिया और अपने 2 साल के बेटे के साथ कल्याणपुर मोहल्ला स्थित शिव मंदिर पूजा करने आई। पूजा करने के बाद लौट रही थी तो महाराजगंज स्थित हनुमान मंदिर के पास कुंदन से मुलाकात हुई। कुंदन अपना बेटा मांगने लगा, लेकिन सोनल ने बच्चा देने से इनकार किया। इसके बाद कुंदन ने कहा, तुमको कैमरा के सामने मारेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फिर उसे खींचकर CCTV के पास लाया और 13 बार चाकू से हमला किया। इससे पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। कुंदन बीच सड़क पर करीब 10 लोगों की मौजूदगी में अपनी पत्नी सोनल को चाकू से मारता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। कुंदन मोहल्ले में दबंग इमेज वाला था, कई संगठनों से जुड़ा था और सोशल मीडिया पर बंदूक तलवार के साथ वीडियो पोस्ट करता था। लोगों से मारपीट करना, गाली गलौज करना उसकी आदत थी। सोनल पहले तो प्यार के लिए सब कुछ नज़रअंदाज करती रही, लेकिन वो शादी के 2 महीने बाद ही सोनल के साथ भी मारपीट करने लगा। कुंदन की पिटाई से परेशान होकर सोनल वापस अपने घर आ गई। शादी के करीब 1 साल बाद मायके में उसने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद कुंदन अपना बेटा लेने के लिए सोनल पर दबाव बनाने लगा। कुंदन एक बार अपने 3 महीने के बेटे को छीनकर भी ले गया था, लेकिन पुलिस की हस्तक्षेप से सोनल ने बच्चा वापस पा लिया। करीब 2 साल से सोनल सब कुछ झेल रही थी। JDS MLC सूरज रवन्ना गिरफ्तार, पार्टी कार्यकर्ता के शारीरिक शोषण का आरोप।
यौन शोषण के आरोप में विवादित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई और जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता से अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप में पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के क्षेत्रीय मीडिया के मुताबिक सूरज रेवन्ना को पूछताछ के लिए हासन के सीईएन पुलिस स्टेशन लाया गया, जो कई घंटों तक चली। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज रेवन्ना पर कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार करने का मामला दर्ज किया था। 27 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि सूरज रेवन्ना ने 16 जून को होलेनरा सिपुड़ा तालुक के घनीकाडा में अपने फार्म हाउस पर उसके साथ दुष्कर्म किया। सूरज रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 370 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ सूरज रेवन्ना के सहयोगी शिव कुमार ने पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने और उनके रिश्तेदार ने जेडीएस एमएलसी से 5 करोड़ की उगाही करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दोनों ने उनकी मांग पूरी नहीं करने पर राजनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी। पुलिस ने सूरज के सहयोगी शिव कुमार की शिकायत पर कथित जबरन वसूली के प्रयास को लेकर शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदार पर भी मामला दर्ज किया है। रेवन्ना परिवार का हर सदस्य किसी न किसी आरोप में घिरा हुआ है। सूरज का भाई प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। उनके पिता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स वीडियो के सिलसिले में अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इजरायली सेना ने जीप के आगे बांधा घायल फिलिस्तीनी। इजरायली सैनिक शनिवार को वेस्ट बैंक के जेनिन में रेड के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर घुमाते नजर आए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इजराइल की सेना कुछ वांटेड फिलिस्तीनियों को पकड़ने के लिए वेस्ट बैंक के वादी बुरक्लीन इलाके में गए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सेना और फिलिस्तीनियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक शख्स घायल हो गया। इसके बाद सैनिक घायल फिलिस्तीनी को इलाके से बाहर ले आए। उन्होंने उसे जीप के आगे के हिस्से में बांध दिया। हालांकि बाद में उसे यूएन की रेड क्रिसेंट टीम को सौंप दिया गया। बीबीसी के मुताबिक फिलिस्तीनी का नाम मुजाहिर अजमी था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मामले की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो नजर आ रहा है वह हमारे आदेशों के खिलाफ है। हम इसकी जांच कर दोषियों को सजा देंगे। वहीं घायल फिलिस्तीनी के परिवार ने कहा कि उन्होंने इजरायली सेना ने एम्बुलेंस मांगी थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने फिलिस्तीनी को जीप के बोनेट पर बांध दिया और वहां से चले गए। इससे पहले शनिवार को कुछ बंदूकधारियों ने वेस्ट बैंक के कालक्लिया इलाके में एक इजरायली नागरिक की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसकी कार को आग के हवाले कर दिया गया था। मामला सामने आने के बाद बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इसे आतंकी हमला बताया था। इजरायली सेना ने कहा था कि उनके देश में किसी भी नागरिक को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल वाले वेस्ट बैंक में जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि फिर भी कुछ इजरायली सस्ती सब्जियों और अनाज के लालच में वेस्ट बैंक जाते रहते हैं। हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चलाता रहा है। यूएन के मुताबिक इस दौरान करीब 480 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसमें सशस्त्र ग्रुप, हमलावर और आम नागरिक शामिल हैं। वहीं वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान 6 सैनिकों समेत 10 इजरायलियों की भी मौत हुई है। बिहार में अब तीसरा पुल हादसा। पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। एक सप्ताह के अंदर बिहार में अब तीसरा पुल हादसा हुआ है। इस बार पूर्वी चंपारण के घोड़ाहसन प्रखंड में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल भड़बड़ा कर गिर गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घोड़ासहन प्रखंड अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल की ढलाई का काम कई दिनों से चल रहा था। शनिवार को पुल के एक हिस्से की ढलाई भी हुई थी। अचानक रात में करीब 40 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। लोगों का कहना है कि पुल निर्माण में गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। पुल की इस्तेमाल में की गई सामग्रियों की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। इसलिए अररिया में के बकरा नदी पर जैसे पुल हादसा हुआ था, वैसा ही हाल यहाँ भी हुआ है। लोगों ने कहा कि अब सवाल उठता है कि ढलाई के वक्त ही पुल ध्वस्त हो जा रहा है। इसकी गुणवत्ता क्या होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार इस मामले की जाँच करे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे। इधर पुल हादसे के विरोध में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। गिरे हुए पुल के सामने ग्रामीण खड़े हो गए और इसके बाद नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि घोड़ासहन प्रखंड के अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क में करीब 40 फुट लंबा पुल बनाने का काम चल रहा था। ढलाई के कुछ घंटे बाद ही पुल ध्वस्त हो गया। उन्होंने बताया कि आरसीसी पुल का निर्माण धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा था। 22 जून को सिवान में गिरा था पुल। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पडेरा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर पुल अचानक गिर गया। दरअसल शनिवार सुबह अचानक पुल का एक पहिया धंसने लगा। देखते ही पुल नहर में समा गई। हादसे के बाद 2 गांवों के बीच आवागमन बाधित हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। 18 जून को बकरा नदी पर पुल गिरा था। बता दें कि 18 जून को अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था। 182 मीटर का पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। 2 पावे के साथ 2 हिस्सा नदी में समा गए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बने इस पुल की लागत 7.79 करोड़ रुपए थी। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी पूरी तरह असहाय, शिक्षा माफिया उन पर हावी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के सामने पूरी तरह से असहाय हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित कर दी गई है। यह नरेंद्र मोदी के शासन में बर्बाद शिक्षा प्रणाली का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय ने रविवार 23 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्रयोगशाला नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, को परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। 7 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे। केंद्र ने एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को भी हटा दिया और नीट यूजी में अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी राजनीतिक दल और छात्र संघ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और यूजीसी नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। छात्र चाह रहे हैं कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। संसद का नया पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब 67 छात्रों को परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर मिला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गलत सवाल हल करने वालों को ग्रेस मार्क्स भी दिए थे। हालांकि बिहार पुलिस की जांच से पता चला कि परीक्षा का पेपर कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को लीक कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए लगातार कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। खाद्य पर जीएसटी की छूट नहीं मिली, हॉस्टल किराए प्लेटफॉर्म टिकट पर राहत। जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को कई उत्पादों और सेवाओं पर राहत की घोषणा की। जीएसटी काउंसिल ने कॉलेज परिसर के बाहर 20,000 रुपये महीना किराए तक, हॉस्टलों में रहने वाले छात्र छात्राओं, रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग और क्लॉक रूम जैसी सेवाओं में जीएसटी की छूट दी है। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने किसानों को फर्टिलाइजर पर लगने वाली जीएसटी और मध्यम वर्ग को इंश्योरेंस राशि पर लगने वाली जीएसटी पर कोई विचार नहीं किया, न ही इस वर्ग को कोई राहत दी है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि हॉस्टल आवास पर जीएसटी छूट छात्रों या कामकाजी वर्गों के लिए है और इसका लाभ सिर्फ 90 दिनों तक रहने पर ही लिया जा सकता है। यानी अगर कोई उस हॉस्टल में लगातार 90 दिनों या उससे ज़्यादा दिनों तक रहता है तो ही उसे जीएसटी पर छूट मिलेगी। इससे पहले कॉलेज कैंपस के बाहर हॉस्टल के किराए पर 12% जीएसटी लग रहा था। जीएसटी काउंसिल ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादकों को राहत देने के लिए कार्टन पर भी जीएसटी भी कम कर दिया, जबकि नालीदार और गैर नालीदार कागज दोनों के डिब्बों पर शुल्क पहले 18% से घटाकर 12% कर दिया गया था। बता दें कि सरकार के इस राहत का फायदा उन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो सेब उत्पादन के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सेब के बाग खरीद लिए हैं और वे वहीं पर अपना पैकिंग करते हैं। छोटे सेब उत्पादकों को इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अपना सब सेब इन कंपनियों को बेच देते हैं। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि सभी दूध के डिब्बे और सोलर कुकर पर 12% की जीएसटी दर लगेगी। खाद पर जीएसटी हटाने या कम करने पर भी विचार नहीं किया गया। इस मामले में मंत्रियों को कमेटी को भेजा गया है, जबकि खाद पर जीएसटी हटने से देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। हालांकि कारोबारी वर्ग फ्यूल उत्पादों पर जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग और बीमा प्रीमियम पर दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए लंबित मुद्दों पर जीएसटी दरों में एकरूपता की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि ये मुद्दे काउंसिल के बैठक के दौरान एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।